हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास 10th साइंस पेपर कोड 931 जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इसका पूरा सलूशन आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो बोर्ड का जो पेपर होगा ठीक इसी तरह से आएगा। यह है पेपर विषय विज्ञान कक्षा 10 सत्र 22-23। ये इस पे इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे। ये 2 खंडों में होता है। पहला खंड अ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसको OMR सीट पे करना होगा, और खंड ब जो होगा वह 3 उपखंडों में विभाजित होगा, जिसमें क ख ग होंगे। एक में फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी माने कि उपखंड क ख ग के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर एक ही जगह आप लिखेंगे। यानी अगर फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिजिक्स को एक ही जगह लिखेंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 3 घंटे के इस पेपर में 1 घंटा आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने के लिए मिलेगा, जो कि OMR सीट पे भरना होगा, और बाकी 2 घंटे के लिए यह निर्धारित होगा, जो कि पेपर वर्णनात्मक है और इसे आपको सॉल्व करने हैं, यानी कॉपी में लिखने हैं। तो ये पेपर है, इसका PDF भी आप नीचे आपको मिल जाएगा। अब आइए इसका सलूशन देखते हैं। तो खंड अ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, हालांकि इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पहले वीडियो में एक डाल चुके हैं, उसे आप अच्छे से देख सकते हैं। यहां पर इसके साथ ही रखा गया है। प्रश्न संख्या 1, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर होता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर होगा क। और इस तरह से सभी क्वेश्चंस के आंसर यहां पर आपको दे दिए गए हैं सलूशन के साथ। सलूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिया गया है, तो आप इसे देख लें। जो सही विकल्प हैं, सही विकल्प एक जगह पूरे दे भी दिए गए हैं। अब जैसे ये मैचिंग का था, अब इसमें से आपको ये ध्यान रखना होगा कि सही मैच होना चाहिए। अगर 3 आपने सही मैच करा दिया तो चौथा अपने आप हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? अम्ल कर देता है। इसी तरह से उपखंड ग ये जो है वायु से संबंधित होगा। तो इसमें चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह से कुछ डायनासोरों में एक पर मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। इस विकास के संदर्भ में क्या अर्थ है? स्पष्ट हुआ, यानी पक्षियों की उत्पत्ति जो है सरीसृपों से हुई है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 ख 17, ये फिगर देख रहे हैं, ABC को आपको इसमें इंडिकेट करना है, तो ये प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर हैं। प्रश्न नंबर 18, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये जीव संरक्षण हेतु। प्रश्न नंबर 19, इसमें जो है ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी गोल और पीले बनेंगे। ये प्रश्न नंबर 20 में चित्र दिया गया था और यहाँ पर इंडिकेट किया गया था कि ये जो पॉइंट ये मार्क किया गया है यह क्या है। तो इसमें जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें कि आप ये जो देख रहे हैं ये है अंडाशय, यानी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा घ। तो इस प्रकार से सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर एक जगह आपको ये आ गए। अब सॉल्व करते हैं जो इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए, यानी कब प्लस लिया जाता है कब माइनस लिया जाता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये देखिए, पहले तो आप एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे, एक्स अक्ष एक्स डैश, वाई और वाई डैश, इसके ऊपर नीचे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब इसमें जो है जो रूल है क्या है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां
दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। यानी अगर हम ध्रुव के दाहिने चलेंगे तो धनात्मक, बाएं चलेंगे तो ऋणात्मक। इसी प्रकार से मुख्य अक्ष के लंबवत यानी जो एक्स एक्स डैश है इसके लंबवत अगर ऊपर की ओर चलते हैं तो दूरियां धनात्मक ली जाती हैं और नीचे की तरफ दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। प्रश्न संख्या 2, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते? यानी पहले अपवर्तन किस प्रकार होता है ये 2 नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं 1-1 नंबर। तो इस तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें यह हमारी पृथ्वी है और यह जो है जो डिफरेंट लेयर हैं ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इस तरह से ये बटी हुई हैं। अब जो है सपोज कर लीजिए कि ये पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इस तारे को देख रहा है तो क्या होगा? ये देखिए प्रकाश की किरणें जैसे जैसे आती हैं तो ये अपवर्तन के पश्चात जो है ये अभिलंब की तरफ झुकती जाती हैं और जिसके कारण जब इसे मिलाते हैं तो ये सीधे प्रकाश दिखता है यहां पर और यह यहां से डिस्प्लेस होता है, मतलब यहां से कुछ दूरी पर दिखाई देता है। तो अब देखिए जब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो अपवर्तनांक बढ़ता जाता है क्योंकि वायुमंडल का घनत्व भी परिवर्तित होता रहता है जिससे जो क्रमिक अपवर्तनांक है यानी अलग अलग लेयर के लिए ये भी परिवर्तित होता है। अर्थात प्रकाश की किरणें ऊपर से नीचे आने पर अभिलंब की ओर झुकती जाती हैं जिसके कारण उनकी आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न होती है जिससे आंख में जो पड़ने वाला प्रकाश की मात्रा है वह लगातार परिवर्तित होती रहती है और फलस्वरूप तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ग्रह जो है तारों की तुलना में पृथ्वी के समीप होते हैं, अतः हमारे नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन शून्य होता है और इस कारण से ग्रह टिमटिमाते नहीं है। तो यह है इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 3, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो। तो ये देखिए 2, 3 और 6 हैं, यानी 2 में अगर 2 जोड़ दें तो 4 हो जाएगा, यानी 3 और 6 को समांतर क्रम में और उसके श्रेणी क्रम में 2 को जोड़ दें, यानी इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। और इसका ये 3 और 6 का समांतर में आ जाएगा 2 ओम और जब इसके साथ इसको ए और बी के बीच निकालेंगे तो ये इसका 2 ओम और इसका 2 ओम 2 2 4 ओम हो गया। इसी प्रकार से ये 2, 3 और 6 ओम को एक लाना है तो कम प्रतिरोध कब मिलता है? तुल्य प्रतिरोध जब उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 से भी कम लाना है, यानी इसे तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो ये जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1, यानी R का मान 1 ओम। प्रश्न संख्या 4, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे किसी भी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है यह जो है दक्षिणावर्ती पेच का नियम होता है। इसमें चालक में वैद्युत धारा की दिशा को बताता अंगूठा, यानी पेचकस को जैसे पकड़ते हैं पेच को कसने के लिए, तो अंगूठा जो है चालक की दिशा यानी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा की दिशा में होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है? ये फिगर इस तरह से बनाते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार है कि अगर हम प्रथम 3 उंगलियों को इस प्रकार रखें कि तीनों एक दूसरे से लंबवत हों, तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र को और ये मध्यमा जो है वैद्युत धारा को की दिशा को, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठे की दिशा में होती है। अब इसके बाद अगले पार्ट में है कि जो तार है, तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो पूरब से पश्चिम की ओर रही है, तो तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी और नीचे किधर होगी? तो ये देखिए अगर हम तार को इस तरह से पकड़ते हैं तो ये जो हमारी उंगलियां हैं यह नीचे तार के नीचे की तरफ ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही हैं, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ होंगी। इस तरह से तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर और तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। ये इसका अथवा पार्ट है। विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए।
विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से आप विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिद्धांत, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है। कुंडली अपनी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है और अपने घूर्णन अक्ष के परितः घूमने लगती है, जिससे जुड़ा हुआ धुरा घूमने लगता है। अब ये इसका फिगर है जिसमें R1 R2 इसके रिंग्स हैं, B1 B2 ब्रश हैं, A B C D यह जो है आयताकार जो है कुंडली है, N और S जो है यह चुंबकीय क्षेत्र हैं जो कि लगाए गए हैं। अब जो है इसकी जो कार्यविधि है, तो जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजाओं जो ए बी और सी डी है इसमें जो है बराबर और विपरीत बल लगता है। जैसे इसमें नीचे की तरफ लग रहा है तो इसमें ऊपर की तरफ, इसकी वजह से इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है और यह इसके अक्ष के परितः जो है घूमने लगती है। और जब ये घूमने लगती है तो इससे जो सिरा लगा होता है यह भी घूमने लगता है। बैटरी का धन सिरा बाएं वलय से और ऋण सिरा दाएं वलय से जुड़ा होता है। ये देखिए यहां दिखाया गया है। तो अब कुंडली एक ही दिशा में इस प्रकार से घूमती है। अब जो है विभक्त वलय का क्या महत्व है ये कहा गया है। तो ये दो अर्धवृत्ताकार विभक्त वलय होते हैं जिसमें आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन दो वलयों के बीच स्पर्श करते हुए घूमते हैं। मुख्यतः वलय कुंडली में धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित करने का काम करता है। उपखंड ख, ये केमिस्ट्री का पोर्शन। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। ये 4 दिया गया है और एक एक नंबर के हैं। ये देखिए, पहला है क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरो मीन्स उसमें क्लोरीन होगा और प्रोपेन यानी 3 कार्बन होंगे और सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये बनेगा इस प्रकार से क्लोरोप्रोपेन। सेकेंड है 2 मेथिल प्रोपेनल। प्रोपेनल नल यानी अल जो लगता है एल्डिहाइड में लगता है, तो ये CHO। तो इस तरह से 1 2 3 और ये बन जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल। इसके बाद ग है 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल। नॉल आल लगता है अल्कोहल के लिए, ये हो जाएगा। इसी तरह से पेंटेनोइक अम्ल ओइक, तो ओइक जो है COOH के लिए लगता है, ये हो गया। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। 10 20 7 14 तत्वों की पहचान कीजिए और आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए। अब ये बताना है आपको, तो देखिए अब इसमें आपको कैसे पहचानेंगे। परमाणु क्रमांक 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8, कोष की संख्या 2 हो गई, तो समूह की संख्या होगी, इसके आउटर मोस्ट में 8 है, 10 और जोड़ दीजिए, 10 8 18 और ये दूसरे आवर्त में है और ये 10 मतलब हो गया कि नियान। इसी तरह से 20 के लिए 2 8 8 2, तो ये 4 सेल हो गए, 4 सेल हैं यानी चौथे आवर्त में होगा। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यानी ये दूसरे में हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 7 है तो 2 और 5 ये 2 हो गया, तो इस तरह से ये बन जाएगा 10 5 15, यानी ये किस में आ जाएगा, दूसरे आवर्त में होगा लेकिन समूह की संख्या होगी 15। इसी प्रकार से ये 14 है, 2 8 4 ये बनेगा 1 2 3 3 सेल हुए और ये 4 है तो 10 4 14, ये हो गया तीसरा आवर्त। तो ये आपको ये 10 20 7 14 क्या है ये बता देना है और ये आपको लिखना है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब ये 1 2 3 4 5 6 एक एक नंबर के सभी दिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनाएगा, तो ये देखिए इसका रिएक्शन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2, ये बनाएगा CaCO3 और H2O। क्या रिएक्शन होगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ कि जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाए, तो जिंक और सिल्वर नाइट्रेट ये बनाएगा जिंक नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्या रिएक्ट करेगा, तो
तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा कॉपर, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम ये कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाता है। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा, तो BaCl2 प्लस K2SO4, BaSO4 प्लस 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये क्या बनेगा, तो ये देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। किसके साथ क्लोरीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, तो ये हो जाता है हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, ये रिएक्ट करके बनाते हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए इसमें हीट भी बाहर निकलती है। इसका अथवा पाठ है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संयोजन अभिक्रिया, संक्षारण, भर्जन। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्ट करके ये COH का ट्वाइस, और यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट ज्यादा मात्रा में निकलती है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और H2O ये ऐड हो गए, इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है। संक्षारण, संक्षारण होता क्या है कि धातुएं वायुमंडल की नमी और आसपास उपस्थित गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिकों की एक परत बना लेती है, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे के बर्तन नीले हरे हो जाना, सोने चांदी के गहने काले भूरे पड़ जाना, ये जो है संक्षारण। भर्जन वह प्रक्रिया जिसमें वायु की अधिकता में सल्फाइड के अयस्कों को गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करके उन्हें ऑक्साइड में बदले जाते हैं, उस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। बायोलॉजी का पोर्शन है, निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशिष्टताएं बताइए। विशिष्टताएं, तो ये देखिए ये दिया गया है, आपने इसमें पढ़ा हुआ है, इस प्रकार से यहां पर ये बनेगा संकर गोल पीले। ये जो है ख वाले में 9:3:3:1 का बनेगा, यानी पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल, हरा झुर्रीदार। ये ग वाले में शुद्ध झुर्रीदार और हरे होंगे, घ में संकर गोल पीले। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये है फिगर ए और फिगर बी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक खुलने का दिखाया गया है, यहां पर ये खुला हुआ है, यहां पर ये बंद है रंध्र। तो होता क्या है इसमें, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना रक्षक कोशिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करता है। इसकी कोशिका भित्ति असमान मोटाई की होती है। जब यह कोशिका स्फीत दशा में होती है तो छिद्र खुलता है, वह इसके ढीले हो जाने पर यह बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्वार कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं से पानी को अवशोषित कर स्फीत की जाती हैं। इस अवस्था में कोशिकाओं में पतली भित्तियां फैलती हैं, जिसके कारण छिद्र के पल मोटी भित्ति बाहर की ओर खींचती है, फलतः रंध्र खुल जाता है। जब इसमें पानी की कमी हो जाती है तो तनाव मुक्त पतली झिल्ली पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, फलस्वरूप छिद्र बंद हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरता है और शर्करा का स्तर रक्षक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में बढ़ता जाता है। फलस्वरूप परासरण दाब और स्फीत दाब में परिवर्तन हो जाता है। इससे रक्षक कोशिकाओं में एक कसाव आ जाता है, जिसके कारण बाहर की भित्ति बाहर की ओर खींचती है, इससे अंदर की भित्ति भी खींच जाती है। इस प्रकार स्टोमेटा चौड़ा हो जाता है, अर्थात खुल जाता है। अंधकार में शर्करा स्टार्च में बदल जाती है, जो अविलेय होती है। रक्षक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में शर्करा का स्तर गिर जाता है, इससे रक्षक कोशिकाएं ढीली पड़ जाती हैं और स्टोमेटा बंद हो जाता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर पर नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये कुछ उपाय आपको इस प्रकार से लिखने होंगे कि वृक्षों के अनावश्यक कटान पर रोक लगनी चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण होने चाहिए,
फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं को शुद्ध करके ही वातावरण में छोड़े जाने चाहिए। वाहनों से निकलने वाले धुओं में भी वायु शुद्धिकरण यंत्र लगने चाहिए और विद्युत चालित वाहन एवं सीएनजी से चलने वाले वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। प्राइवेट वाहनों की तुलना में पब्लिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन प्राइवेट वाहन के बजाय साइकिल का प्रयोग होना चाहिए। एयर कंडीशनर का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 है, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मूत्र निर्माण की विधि, ये पूरा इसका फिगर है। संग्रह नलिका, इधर दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, वृक्क धमनी की शाखा, ये अभिवाही धमनिका, कोशिका गुच्छा, बोमेन संपुट, अपवाही धमनिका, और इस तरह से वृक्क शिरा, कोशिका जाल, अवरोही नलिका, हेनले लूप। तो इसमें ये जो है वृक्क में वृक्क धमनी द्वारा रक्त पहुंचता है। वृक्कीय धमनी से रक्त असंख्य कुंडल कोशिका गुच्छों में पहुंचता है जो वोमन संपुट में स्थित होते हैं। यहीं पर रक्त से छनकर जल तथा उसमें विलेय ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि क्षनित के रूप में बाहर आ जाते हैं। यह क्षनित अत्यंत छोटी छोटी नलिकाओं से होकर गुजरता है, जहां पर ग्लूकोज एवं अन्य उपयोगी लवणों का पुनः अवशोषण करके वृक्कीय शिराओं द्वारा पुनः रक्त में वापस भेज दिया जाता है। शेष द्रव मूत्र कहलाता है और इस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है। इसका अथवा पाठ है, मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये फिगर है मानव के नर जनन तंत्र का, जिसमें ये लेबलिंग की गई है। और अब इसके जो मेन पार्ट्स हैं नर जननांगों के अंतर्गत, ये अंग आते हैं वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न और सहायक ग्रंथियां। अब इसके बारे में कुछ न कुछ पार्ट आपको लिखना है थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए, ये पूरा ये पोर्शन जो होता है ये पोर्शन नर जननांग के अंतर्गत आता है। अब इसमें अलग अलग, जैसे वृषण में एक जोड़ी वृषण गुलाबी रंग के धड़ के सामने की ओर दोनों टांगों के बीच में छोटी छोटी थैलीनुमा रचना में बंद होती है। उदर गुहा बाहर शिश्न के पास होते हैं। इस थैलीनुमा रचना को वृषण या अंडकोश कहते हैं। इसी में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अधिवृषण है, इसके बारे में लिखेंगे। शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, मूत्रमार्ग है, शिश्न है और सहायक ग्रंथियां हैं। इन सहायक ग्रंथियों में पुरुषों में ये जो सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो शुक्राणुओं को जीवित रखने, वीर्य निर्माण आदि के काम में सहायक होती हैं, ये हैं प्रोस्टेट ग्रंथियां, काउपर्स ग्रंथि आदि।